हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और जैसा कि आप सभी के लिए जो है मैं टेस्ट की सीरीज़ जिस तरीके से आपकी जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराने के लिए बिजनेस लॉ का जो पेपर है उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ ड्यू एसओएल की ही बुक है जिससे मैं आपको ये प्रेफर करवा रहा हूँ। तो बार बार मुझे यही वर्ड बोलना पड़ता है कि भाई ये ड्यू एलएलबी का है और इसमें बार बार यही बताना पड़ा क्या ये इम्पोर्टेंस है। भाई मैं जो भी करा रहा हूँ वो सारे इम्पोर्टेंस है, फालतू की चीज़ों के लिए मेरे पास भी टाइम नहीं है और आप भी देख के बोर ही होंगे। तो मैं इसमें जो भी बातें आपसे बोलूँगा या जो भी बातें मैं आपको यहाँ बताऊँगा उसे आपने कॉपी पेन लेके ज़रूर नोट कर लेना है। और मैं यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में ही बात करूँगा और जो मैं कहूँ कि इसे कॉपी में नोट कर लीजिए तो ओबियसली इसे नोट कर लेना। ये इधर उधर की बुक नहीं है, ये एसओएल की बुक है। तो अगर आपके पास एसओएल की बुक नहीं है तो उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बस आपने करना क्या है, बस वीडियो को ध्यान से देखते रहना है और जहाँ जहाँ मैं मार्क करता जा रहा हूँ उसे आप अपनी कॉपी में बाद में भी नोट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी उस टाइम ही नोट कर लें, बाद में भी नोट कर लें। और जब रिवीजन का टाइम आएगा तो जब मैं क्वेश्चन पेपर आपके सामने डिस्कस करूँगा, अभी मैं ये सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगा चैप्टर वाइज। उसके बाद मैं पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी जो है आपसे सॉल्व करवाऊंगा और ये सारे आंसर आपको इन्हीं वीडियो में से ही मिलेंगे जो आपने नोट्स बनाए होंगे। तो अगर कोई भी नया है तो भाई वो तो 1.25 में देख के एक बार रिवीजन कर सकता है और जिसने ऑलरेडी पहली बार कर रहा है तो वो 1.50 में आराम से रिवीजन कर सकता है, ठीक है ना। और जो नया है तो भाई उसको तो नॉर्मल वीडियो ही देखनी चाहिए तब तक जब तक वो नोट्स ना बना ले। तो इसमें आपका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है और मैं चाहता हूँ आपका फ़ायदा हो, ठीक है। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, फालतू के पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। और फिर भी वेस्ट करने की ज़रूरत है तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो आज का जो चैप्टर प्रॉपर है वो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला आपके इसमें से ज़रूर एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा और वो कौन सा आएगा वो मैं आगे आपको बता दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑफ़र होता क्या है। यानी ऑफ़र यानी वो इंसान जो सामने वाले से कोई काम करवाना चाहता है या उसकी कुछ इच्छा है सामने वाले से कि वो क्या इस काम को कर सकता है, उसको ऑफ़र कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो, ऑफ़र की डेफिनेशन सेक्शन 2A में है, ठीक है। सेक्शन 2A क्या कहता है, अ प्रपोजल मेड बाय वन पर्सन एंड अनदर टू डू एक्ट या abstain फ्रॉम डूइंग इट, ठीक है। यानी एक प्रपोजल है जो में बनाया जाता है एक इंसान के द्वारा, किसके लिए, दूसरे के लिए, कि वो उस एक्ट को करे या उस पर किस तरीके से करना है, कैसे करना है, वो सारी बातें उसमें लिखी होती है। द पर्सन हु मेक अ प्रपोजल, वो इंसान जो प्रपोजल यानी ऑफर बनाता है उसको कहते हैं प्रोमिसर। जिसने ऑफर बनाया यानी जिसने जिसको ऑफर दिया वो हो गया प्रोमिसर, और जिसके लिए बनाया उसको कहते हैं प्रोमिसी, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है पर्सन टू whom ऑफर इज मेड कॉल्ड अ प्रोमिसी, ठीक है। तो इस बात से ये तो पता चल गया कि ऑफ़र जो होता है वो एक इंसान के द्वारा दिया जाता है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि क्या आप ये काम करोगे, तो मैंने आपको ऑफ़र दिया है, तब आप उस पर एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने जिसके लिए, अगर मैंने आपके लिए ऑफ़र बनाया तो आप ऑफरी हो गए और मैं यानी ऑफरी हो गए आप, या आप प्रोमिसी हो गए, कुछ भी बोल लो, दोनों का मतलब सेम ही है, कंफ्यूज मत होना। ऑफरी और प्रोमिसी एक होता है और प्रोमिसर या ऑफरर अलग होता है। तो मैंने अगर आपको ऑफ़र दिया तो मैं ऑफरर हो गया और आपके लिए है तो ओबियसली आप ऑफरी हो, ठीक है। चलिए, इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई है तो मीनिंग आराम से आप क्लियर कर सकते हो। इतनी सारी चीज़ें मेरे को थोड़ी सी, ये यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ लिखा है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि सपोज एक्स offered to sell his horse 1000 to Y. Here Y also expected to pay 1000 to X, ठीक है ना। तो यहाँ पर X ने ऑफर दिया कि
मैं अपना जो है हॉर्स 1000 में बेचना चाहता हूँ वाई को, और वाई इस बात पे एग्री भी हो गया। इसका मतलब है वाई ने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑफरर कौन हुआ, एक्स, जिसने ऑफ़र दिया, और किसको दिया, वाई को दिया, तो वो एक एक्सेप्टर है, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, एक छोटा सा टॉपिक बता दूं, इनविटेशन टू एन ऑफर, के ज़रूरी नहीं कि हर ऑफ़र जो है एक तरीके से ऑफ़र माना जाए। एक होता है इनविटेशन ऑफ़र। इनविटेशन ऑफ़र क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इनविटेशन ऑफ़र ये होता है कि आपको सिर्फ इनवाइट किया जा रहा है कि क्या आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। उसको रियल ऑफ़र में मत समझ लेना। जैसे सपोज़ करो एक शॉप है, और शॉप पे देखा होगा कि कुछ सामान जो है बाहर शॉप पे रखी जाती है, या कुछ शीशे में प्रॉपर तरीके से सजा के रखी जाती है। तो वो सजाते क्यों हैं, क्यों इस चीज़ को सजाते हैं वो, या कह दो कि उसके बाहर 25% का डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट है। ये सारी चीज़ें क्यों की जाती है, ताकि लोग इस चीज़ को देखें, वो उनके पास आए और वो पूछे कि हाँ भाई ऐसा कोई चीज़ है क्या तुम्हारे पास, ठीक है ना। वो ऐसे नहीं कि भाई अब उसमें, अब सपोज़ करो कि एक दुकान है, उसमें शीशे में एक बढ़िया सी कह दो कि एक टेडी है, ठीक है। कपड़ा ले लो, टेडी ले लो, कुछ भी ले लो, टेडी शॉप है, प्रॉपर बहुत सारे टेडी जो है वहाँ पर हैं। अब आपको एक टेडी पसंद आ गया जो शीशे पे एक तरीके से टंगा है, बड़े अच्छे से सजावट है। तो आपको इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको एक तरीके से ऑफर दे रहा है, आपको सिर्फ इनवाइट कर रहा है कि आप दुकान में आइए, फिर आप डिस्कस कीजिए कि आपको कौन सा किस टाइप का चाहिए। हाँ, अगर वो दुकानदार देने को तैयार है वो तो फिर ठीक है। अदरवाइज इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है आपको टेडी पसंद आ गया तो आपको टेडी वो दे ही देगा, नहीं। वो एक इनविटेशन है कि आप उनकी दुकान में आओ, क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ों को अगर दुकान के बाहर टांग के रखेगा तभी तो आप उसके पास जाओगे, ठीक है ना। तो इसीलिए इनविटेशन ऑफर का मतलब होता है कि आपको इनवाइट करना। तो यहाँ पर एक तरीके से लिखा है, यहाँ देखिए एग्जाम्पल में, आप चाहो तो इसे छोटा सा है, नोट कर लेना, कोई वो नहीं है। ये एग्जाम्पल है जिसमें लिखा है कि अ शॉपकीपर डिस्प्ले गुड्स फॉर सेल इन शॉप, ठीक है। एक शॉपकीपर है, डिस्प्ले गुड्स फॉर सेल, शॉप प्राइस टैग अटैच टू ईच आर्टिकल, ठीक है। और हर एक पे जो है जो भी वो चीज़ें बेच रहा है, गुड्स जो बेच रहा है, उस पे जो है हर पे प्राइस टैग जो है लगा रखा है, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये ऑफ़र है, दिस इज़ ओनली इनविटेशन टू एन ऑफ़र। ये एक तरीके का इनविटेशन ऑफ़र है, क्योंकि शॉपकीपर कैन नॉट बी कंपेल सेल टू द प्राइस ऑफ मेंशन। ज़रूरी नहीं कि उस पे जो प्राइस लिखा हुआ है उसी में आपको दे, आपको उससे ज़्यादा भी दे सकता है टैक्स वैक्स लगा के, या उससे थोड़ा कम भी दे, वो उसकी मर्जी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उसने उस गुड्स पे प्राइस टैग लगा रखा है तो आपको वो उतने में ही दे देगा। वो एक इनविटेशन है कि आप आइए। तभी मैंने कहा ना, डिस्काउंट अगर बाहर लगा हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो डिस्काउंट दे ही देगा। वो आपको इनवाइट कर रहा है कि आप दुकान पे आइए और सामान को खरीदिए। चलिए, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, इतना ज़्यादा इस पे बहस करेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये हर साल पूछा जाता है कि बताइए एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड ऑफर। ये इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक वैलिड ऑफ़र होने के लिए, यानी सामने वाला अगर आपको कोई ऑफ़र दे रहा है तो वो वैलिड है या नहीं है, उसके लिए कैसे चेक करें कि ये वैलिड है। अगर मैं कह दूं भाई चार तेरे को एक ऑफ़र दे रहा हूँ, क्या तू उसे मार देगा, तो ये तो इलीगल वाला काम हो गया ना। तो हम कैसे कहेंगे कि ऑफ़र जो है वैलिड है। तो वैलिड ऑफ़र होने के लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं वन बाय वन एक एक करके आपको बता देता हूँ। पहला कह रहा है द ऑफर मस्ट बी डिस्क्लोज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। यानी आप जो है ऑफर जिसको दे रहे हो, ठीक है ना, वो एक लीगल क्रिएट
लीगल रिलेशनशिप में होना चाहिए। मैंने कहा ना डोमेस्टिक हमने ऊपर इससे पहले की वीडियो में पढ़ा है, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं पढ़ी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगा। तो लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है ना। डोमेस्टिक नहीं होना चाहिए, पारिवारिक नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर आप किसी को डिनर पे इनवाइट कर रहे हो, ठीक है ना, और विच हैज़ नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तो इसमें लीगल रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक है। आप किसी को डिनर पे इनवाइट कर रहे हो, अब सामने वाले की मर्जी है डिनर पे हाँ या ना बोले, तो डोमेस्टिक हो गया, लीगल थोड़ी है वो। आप उसके बदले आप कुछ दोगे थोड़ी, कि भाई अगर डिनर पे आया तो मैं तुझे ये दूंगा वो दूंगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। और सबसे पहली चीज़ ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, जिसको यहाँ पर वैसे ही दूर करें। तो यहाँ पर हमें लीगल रिलेशनशिप की ज़रूरत है। इंटेंशन जिस हिसाब से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो लीगल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग होना चाहिए, डोमेस्टिक नहीं, पारिवारिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आराम से आपको समझ में। अच्छा, दूसरा कह रहा है द टर्म ऑफ ऑफर मस्ट बी क्लियर सर्टेन, ठीक है ना। एंड बस इतना तक ही आप लिख लो कि द टर्म ऑफ ऑफर मस्ट बी क्लियर एंड सर्टेन होना चाहिए, ठीक है ना। नॉट इनडिफाइंड, ठीक है ना। तो जैसे सपोज करो कि अगर ऑफर है तो वो क्लियर होना चाहिए, तो इसमें आपने क्या लिखना है, द टर्म ऑफ ऑफर मस्ट बी डिफाइंड, ठीक है, अनबिजुअस, क्लियर, सर्टेन, नॉट अ लॉस एंड वेन्यू। जैसे सपोज करो कोई किसी तरीके की द ऑफर, यहाँ से आप लिख सकते हैं द ऑफर मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन कंडीशन अनसर्टेन ऑफ परफॉर्मेंस। अनसर्टेन भी नहीं होना चाहिए, जो बातें हैं वो सारी बातें उसमें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि मैं सपोज करूँ मैं कहता हूँ कि जा भाई मेरे लिए ऑयल लेके आ जाएगा, लेकिन ऑयल कौन सा लेके आना है यही आपने क्लियर नहीं कर रखा है, तो वहाँ पे अनसर्टेन है। सर्टेन का मतलब है सारी बातें क्लियर होना। एक एग्जांपल नीचे मेंशन है, आप एग्जांपल देख सकते हो। जैसे ये रहा एग्जांपल, जितना एग्जांपल आप पेपर में लिखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। मैं इतना ज़्यादा आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि बुक की चीज़ें तो आपको समझाने के लिए, लेकिन लिखोगे आप वही जो ऑब्वियसली आपके माइंड में रहेगा एग्जाम्पल के साथ। जैसे यहाँ पर कह रहा है एग्जाम्पल ए में, ए से टू बी, आई विल सेल यू माई, अब यह कार है कार है, कार होना चाहिए, यहाँ गलत लिखा हुआ है। आई विल सेल यू माई कार, ए ओन 4 डिफरेंट कार, ए के पास 4 कह सकते हैं अलग अलग डिफरेंट की कार है। द ऑफर नॉट अ वैलिड बिकॉज नॉट अ डिफाइंड, वो सिर्फ कह रहा है कि मैं सिर्फ कार बेच रहा हूँ, लेकिन ए के पास 4 कार है वो भी डिफरेंट डिफरेंट, तो उसको मेंशन करना चाहिए कि कौन सी कार बेच रहा है, रेड बेच रहा है, मतलब जो भी कलर की उसके पास कार है या कंपनी अलग अलग हो वो मेंशन जरूर करेगा। सिर्फ कार लिखने से काम नहीं चलेगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। उसके बाद ऑफ़र में भी जनरल और स्पेसिफिक। भाई ऑफ़र जो है जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी हो सकता है। जनरल ऑफ़र सबके लिए है, ठीक है, और स्पेसिफिक ऑफ़र जो होता है वो उन्हीं लोगों के लिए होता है जिसके बारे में स्पेसिफिक उसमें लिखा हो। जैसे सपोज़ करो न्यूज़पेपर में लिखा है कि आवश्यकता है इन इन लोगों की, तो ये मैं ऑफ़र दे रहा हूँ कि आप आइए हमारी कंपनी में इंटरव्यू दिए, तो इसका मतलब है जो भी उसको न्यूज़पेपर को पढ़ेगा वो सारे उस ऑफ़र के लिए रेडी हैं, ठीक है ना। उन सभी के लिए वो ऑफ़र बनाया गया है जो उनको पब्लिक है। तो जनरल ऑफ़र जो होता है वो सबके लिए होता है, ऑल ऑफ के लिए यहाँ पर मेंशन होगा, ये रहा। An offer may be made defined a person or to the large of large world at a large। कह रहा है कि when it is made for some specific person called a specific offer। जब कोई ऑफ़र किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए बनाया जाता है उसमें नाम मेंशन कर दिया है कि ये वो इंसान, जैसे अगर मैंने कहा कि भाई राम के लिए अगर ये ऑफ़र है तो ऑब्वियसली वो राम के लिए, ये कोई थर्ड पर्सन इसमें शामिल नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं न्यूज़पेपर के लिए व्हेन इट इज़ मेड टू वर्ल्ड एट लार्ज कॉल्ड अ जनरल ऑफ़र, के इसमें कोई मेंशन नहीं है, हर कोई बंदा आके जो है इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये एक होता है जनरल ऑफ़र और एक होता है स्पेसिफिक ऑफ़र। तो जनरल ऑफ़र सभी के लिए है और जो स्पेसिफिक ऑफ़र है सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जिसके लिए वो बनाया गया, स्पेसिफिक नाम मेंशन होगा उसमें।
तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई है, और आई होप आपको ये सारी क्लियर हो गई होंगी। हम्म, आप इस पे दो चार एग्जांपल धड़ल्ले से डाल देना, आपका काम चल जाएगा। ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होना चाहिए, यानी आप या तो जो भी ऑफर वगैरह दे रहे हो बोलकर या लिखकर होना चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ शांत रहने से ऑफर नहीं होता, ठीक है ना। कि अगर आप शांत हो तो आप ऑफर दे रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है। आपको अगर ऑफर देना है तो मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ लिखा है एग्जाम्पल, इसमें क्या लिखा है कि इफ़ ए से टू बी दैट ही विलिंग टू सेल हिम कार ऑफ 10,000। ये एक एक्सप्रेस ऑफर है क्योंकि ये सारी बातें रिटर्न में लिखी हुई है। या से यानी कहा, ओरली कहा है तो ठीक है, ओरली कहा है तो कोई बात नहीं, ये भी एक ऑफर का ही पार्ट होता है, चाहे रिटर्न में हो। यहाँ लिखा हुआ है कि वर्ड हो, स्पोकन हो और रिटर्न हो। तो अगर ये कह रहा है, क्योंकि ए से टू बी, तो इसने कहा है, लिख के नहीं दिया है, तो भी ये ऑफर में ही शामिल किया जाए, ठीक है। ओके, इससे पहले जो बस वाला मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर एक बस कंडक्टर अगर आपको टिकट देता है तो वहाँ पर इम्प्लाइड ऑफर है, क्योंकि वो आपसे नहीं बोलता है कि जी हाँ जी हमारे बीच ऑफर हो गया है, अब आप वहाँ तक जा सकते हो। ये प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैंने इसे बताया हुआ है, प्लीज़ आप उस वीडियो को थोड़ा सा देख लेना। वो इम्प्लाइड ऑफर के लिए होता है, ठीक है। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेट, भाई जिसको मैं ऑफर दे रहा हूँ मस्ट बी कम्युनिकेट होना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है द ऑफर टू बी वैलिड मस्ट बी कम्युनिकेट टू द ऑफरी, जिसको ऑफर दे रहा है। ऑफर बिकम इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज बीन अ कम्युनिकेटेड, ठीक है ना। ऑफर तभी इफेक्टिव माना जाता है जब ओबियसली कम्युनिकेटेड हो जिसके लिए वो ऑफर बनाया गया है, क्योंकि वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो उसे एक्सेप्ट भी करे या रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो क्योंकि सामने वाले की भी तो इच्छा ज़रूरी है, फ्री कंसेंट की बात जो हमने कही थी वो यहाँ पर भी है, ठीक है, समझ में आ गया। प्राइस की स्टेटमेंट होनी चाहिए कि जो ऑफ़र आप बना रहे हो उसमें क्या प्राइस वगैरह रखा गया है, ठीक है। जैसे कह रहा है कि ए आस्क बी विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन टेलीग्राफ लोएस्ट कॉस्ट प्राइस। अब लोएस्ट कॉस्ट प्राइस आंसर पेड, बी रिप्लाई टेलीग्राफिकली लोएस्ट प्राइस बम्पर हॉल पेन इज़ 900। देखो, अगर मैं कोई भी बात स्टेटमेंट में दे रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे सपोज करो किसी ने मेरे से पूछा कि, अब यहाँ पे पूछ रहा है, ए बी से पूछ रहा है, ठीक है, कि क्या आप ये पेन सेल करोगे, इसका लोएस्ट प्राइस क्या है। सिर्फ पूछा लोएस्ट प्राइस क्या है, ये इसका ये मतलब नहीं है कि सामने वाला अगर आपको लोएस्ट प्राइस बता देगा तो वो आप ऑफ़र एक्सेप्ट कर लोगे, नहीं। आपने सामने वाले से सिर्फ खरीदने के लिए नहीं बोला, आपने बोला इसका लोएस्ट प्राइस क्या हो सकता है, तो उसने उसका लोएस्ट प्राइस बता दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे ऑफर कर लेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि क्या आप इसी लोएस्ट प्राइस पे सामान बेचोगे, ठीक है ना। तब यहाँ पर ऑफर और एक्सेप्टेंस वैलिड माना जाएगा। अगर मैं सिर्फ स्टेटमेंट दे रहा हूँ प्राइस का कि भाई ये मैंने इतने में ख़रीदा था या इतने में बेचने की कोशिश करूँगा, ये सिर्फ स्टेटमेंट है, मैं बेच नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ओके, एक केस है जिसको हम बोलते हैं लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता। ये 1913 में कहानी हुई थी। आपको मैं थोड़ी बहुत कहानी भी सुना देता हूँ ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे कि एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या। कह रहा है इन दिस केस जो गौरी दत्ता थी उसकी नेफ्यू, ठीक है ना, खो गई थी, ठीक है। और उसने अपने नौकर लालमन शुक्ला यानी एल को जो है ढूंढने के लिए भेजा मिसिंग बॉय को, ठीक है ना, इन हीज अब्सेंस। और जब वो ढूंढने के लिए निकल गया, जैसे कहते हैं ना कि वो अपने नौकर को बोला जा भाई देखो यार कहाँ है वो, मेरा नेफ्यू कहाँ है, वो बच्चा यार ढूंढ के लाओ। वो चला गया ढूंढने। उसके बाद पीछे से यानी उसके जाने के बाद जी यानी गौरी दत्ता हैज़ इशू ऑफरिंग बिल रिवॉर्ड 501, एक ना कि एक तरीके से इनाम के लिए उसने ऑफर छपवा दिया कि जो भी
इस बॉय को ढूंढ के लाएगा, उसको 501 रुपये मिलेंगे। उस टाइम के 1913 की बात है ये, 501 रुपये मिलेंगे। उसका जो नौकर था लालमन शुक्ला, उसने उस बॉय को ढूंढ लिया, ठीक है। लेकिन उसको इस बात का पता नहीं था कि मेरे मालिक ने जो है ये एक पर्चा छपवा दिया है कि भाई जो भी इसको ढूंढ के लाएगा 501। इसको बाद में पता चलता है, जब ये ढूंढ ढांड के ले आया 2-3 दिन बाद, जिसको पर्चा दिखता है, और फिर वो कहता है साहब मेरे को ये रिवॉर्ड दो क्योंकि मैं ही तो इसको ढूंढ के लाया। तो यहाँ कहा गया कि हेयर ही कुड नॉट क्लेम द रिवॉर्ड, ही डिड नॉट नो अबाउट द ऑफर, क्योंकि आपको इसके ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, ठीक है। आपने ढूंढ के लाया, लेकिन आपने बाद में उसके लिए आप जो है मेरे से क्लेम मांग रहे हो। अगर आपको उसी समय पता चल जाता और फिर आप ढूंढ के लाते और फिर मेरे से कहते आप रिवॉर्ड दो, तो चलता, फिर तो मैं दे देता। लेकिन आपने ढूंढा और उसके 3-4 दिन बाद अगर किसी ने आपको बताया कि क्या तेरे को रिवॉर्ड मिला क्या 501 रुपया, कहता नहीं नहीं, क्या तेरे मालिक ने ही छपवाया था ये, तो अब बाद में जाके अगर रिवॉर्ड मांगोगे तो वो नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कहानी थी इसमें। तो ये सारी कहानी आपको समझ में आ रही है ना प्रॉपरली? हम्म। तो अगर आप कितने पॉइंट्स, मैंने आपको कितने पॉइंट्स ऊपर मेंशन किए, 6 पॉइंट हो गए। और आपको क्या बताना चाहिए इसमें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है? बस आप अगर 5 पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर, है तो उसमें बहुत से पॉइंट, अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। 6 पॉइंट ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बता दिया, 1 2 3 4 5, और हर एक के एग्जाम्पल देने हैं अपने पेपर में, ठीक है। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपका पेज भी भरेगा और आराम से आपकी शीट भी ठीक ठाक हो जाएगी और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। सेक्शन आप तभी लिखना जब आपको याद हो, बिना सेक्शन के आप लिख सकते हो, ठीक है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट याद रखना, अगर सेक्शन गलत लिखोगे और उसके अंदर मीनिंग अलग लिखोगे तो वो, आप चाहे बेशक सही मीनिंग क्यों ना लिखो, लेकिन उसमें जो सेक्शन है वो उसके वजह से आपका जो है मीनिंग काट दिया जाएगा। ये लॉ का जो है एक तरीके से रूल होता है, जिस सेक्शन में जो बातें मेंशन हो आपको उसी हिसाब से मेंशन करना पड़ता है। आप चाहो तो ये वाली चीज़ें पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये सारी बातें इसमें हैं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा इसमें नहीं आपको कहूँगा करने के लिए, काफ़ी है इतना। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। क्रॉस ऑफर क्या होता है ये सिर्फ समझा रहा हूँ मैं, इसको आप सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना कि क्रॉस ऑफर होता है क्या है। क्रॉस ऑफर होता है कि सपोज करो मैंने अगर आपको कोई ऑफर दिया, आपने उसे पलट दिया, उसको कहते हैं क्रॉस ऑफर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बाय लेटर ऑफर सेल हिज कार बी फॉर 10,000, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है बाय अ लेटर विच क्रॉस अ लेटर, ठीक है। ए लेटर इज पोस्ट ऑफर बाय इट्स 10,000, द ऑफर आर क्रॉस ऑफर, नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट विल अराइजेस, बोथ ए एंड बी इग्नोरेंट द ऑफर दिस। अब यहाँ पर क्या है, क्रॉस ऑफर का मतलब है, सपोज करो इसमें कह रहा है कि ए बाय अ लेटर ऑफर टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹10,000, ठीक है ना। एंड बाय बी, बी ने भी एक लेटर लिखा, ठीक है ना, ए को, कि वो जो है बाय इट फॉर 10,000। दोनों ने एक दूसरे को एक तरीके से लेटर लिखा कि भाई, उसने कहा मैं सेल करना चाहता हूँ, उसने कहा जी वो जो है आपके मैं ख़रीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो ऑफ़र हुआ इसे क्रॉस ऑफ़र कहते हैं, और क्रॉस ऑफ़र जो है वैलिड नहीं माना जाता, ठीक है ना, ये एक तरीके से वॉइड होता है। तो ये कह रहा है, यहाँ पर लिखा है कि आइडेंटिकली ऑफ़र मेड बाय 2 पार्टीज़, यहाँ पर दोनों पार्टी ने ऑफ़र बनाया है, ठीक है। क्योंकि वहाँ से उसने कहा कि भाई मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूँ, इधर से इसने ऑफ़र दे दिया,
उधर से उसने भी लेटर लिख दिया कि भाई मैं जो है तेरी कार खरीदना चाहता हूँ, क्या तू बेचेगा? तो वहाँ से इसने भी ऑफर दे दिया। अब दोनों ऑफर एक दूसरे के साथ एक तरीके से कह दो टकराएगा तो क्रॉस ही होगा ना, तो क्रॉस ऑफर कहते हैं। एक होता है काउंटर ऑफर, पता नहीं यहाँ लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा, मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ, नहीं है। एक होता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का मतलब होता है कि ओरिजिनल ऑफर को ख़त्म करके एक नया ऑफर बन जाता है। सपोज करो इसी का एग्जांपल दूँ कि ए ने बी को कहा कि भाई मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूँ 10,000 में। बी ने इधर से कह दिया कि नहीं जी 9,000 में मैं खरीदूंगा। इसका मतलब है उसने 10,000 के अमाउंट को काट दिया और एक नया ऑफर बनाया कि भाई मैं 9,000 में खरीदूंगा। अब इधर से बी ने ऑफर बना दिया, इसको कहते हैं काउंटर ऑफर, कि एक के ऑफर को कैंसिल करके दूसरा ऑफर जनरेट करना। तो काउंटर और क्रॉस ऑफर में फ़र्क ये होता है कि काउंटर में जो है अमाउंट चेंज हो जाता है, लेकिन क्रॉस ऑफर में जो है अमाउंट चेंज नहीं होता है, क्योंकि इधर से भी ऑफर आ गया उधर से भी ऑफर आ जाता है। ठीक है, ये फ़र्क होता है दोनों में। तो खैर आपको ये चीज़ें शॉर्ट नोट्स के लिए। अगला है एक्सेप्टेंस। अब वही वाली बात है, अगर ऑफर किसी को दिया गया है तो कहीं ना कहीं दूसरा बंदा उसे एक्सेप्ट करेगा करेगा। अब ये तुम अपने उस पर मत ले जाना भाई कि मेरी वाली मानती नहीं है, तो भाई नहीं मानती है तो देख लेना बाद में मान जाएगी। तो यहाँ एक्सेप्टेंस की बात हुई है कि मैंने ऑफ़र दिया तो दूसरे का काम है उसे एक्सेप्ट करना, और जो एक्सेप्ट करता है उसे एक्सेप्टर कह एक तरह से कह सकते हो, या उसे ये कह दो कि भाई उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो जाके वो एक तरीके से क्या बनता है, प्रॉमिस। ठीक है, जब ऑफ़र और एक्सेप्टेंस दोनों क्लियर हो जाए तो उसको हम प्रॉमिस कहते हैं, एग्रीमेंट नहीं कहते। ठीक है, एग्रीमेंट तब कहेंगे जब प्रॉमिस में कंसीडरेशन आ जाए, यानी सामने वाले से कहा जाए कि भाई इसके बदले कुछ दे। कंसीडरेशन का मतलब होता है ना समथिंग इज रिटर्न, आगे पढ़ेंगे हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है कि अ कॉन्ट्रैक्ट इनटू बीइंग अ फॉर्म कंसेप्ट ऑफ या एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर। ठीक है, जो ऑफर बनाया गया है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो सेक्शन बताया गया है वो ये कह रहा है, जैसे ऑफर का सेक्शन था 2A और एक्सेप्टेंस का ऑफर है 2B। कह रहा है व्हेन द पर्सन हुम द ऑफर इज मेड, जिसके लिए ऑफर बनाया जाता है, हिज एसेंट, उसकी एसेंट लेने के लिए, उसकी इच्छा के लिए, प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। ठीक है ना, और उसने उसके प्रपोजल को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है ना, तो उसको हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। ठीक है, यानी सामने वाले ने एक ऑफ़र दिया, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको एक्सेप्टेंस कहते हैं। इसका एग्जांपल आप आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने तरफ से भी आप एग्जांपल बना लो, क्योंकि इतनी कहानी अगर मैंने आपको सुनाई है तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में तो इतने सारे एग्जाम्पल तो जनरेट हो ही रहे होंगे। और ये सारी जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूँ मैं आपको, फालतू की चीज़ें आपको नहीं करा रहा, क्योंकि वैसे भी टाइम बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, जैसे एक वैलिड ऑफ़र के लिए क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है, ऐसे ही एक एक्सेप्टेंस के लिए क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है, वो नीचे यहाँ पे मेंशन है। और ये लास्ट टॉपिक है, इसी टॉपिक में जो है आपका तो या तो वो एसेंशियल ऑफ ऑफ़र का एक पूछ लेगा, एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफ़र का क्या है, या एसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछेगा। आपको मैं 10 ईयर के क्वेश्चंस भी मेंशन कर दूंगा, देखो दिखा दूंगा आपको कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और आपको इसमें भी थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो देखो इसमें लिखा है कि एसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस में सबसे पहला है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है ना, कि अगर आप कोई भी चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हो तो एब्सोल्यूट होना चाहिए। एब्सोल्यूट होने का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो यहाँ एक एग्जांपल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में भी अगर आप देखो किसी तरीके की कोई एक्सेप्ट करते समय कोई कंडीशन मत लगाओ। सिंपल सा अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए ठीक है, आपने को जो ऑफ़र दिया गया वो ठीक है, आपको जवाब हाँ और ना में देना है। मुंडी शांत भी नहीं रखनी है ऐसे, ऐसे नहीं। यस मतलब यस, नो मतलब नो। ठीक है, इस तरीके से। जैसे सपोज करो यहाँ एक एग्जांपल, मैं एग्जांपल इसलिए समझाता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि एक्चुअली ये कहना क्या चाहता है। एग्जाम्पल कह रहा है ए ऑफर टू सेल हिज हाउस फॉर सम 20,000। ए ने ऑफर दिया, ठीक है ना, बी को कि वो अपना घर जो है 20,000 में बेचना चाहता है। ठीक है, सेंड हिज एक्सेप्टेंस टू परचेज एट सम 90,000।
अब यहाँ से बी ने सेंड किया अपना एक्सेप्टेंस कि नहीं जी मैं इसे 19,000 में खरीद रहा हूँ, तो देयर इज़ अ नो एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्टेंस थोड़ी है, क्योंकि आपने 20,000 के बदले आपने अपना रकम रख दिया। इसे कहते हैं काउंटर ऑफर, ठीक है ना, कि क्योंकि आपने अमाउंट में चेंज कर दिया। तो इट विल बी टेकन अ न्यू ऑफर, क्योंकि एक नया ऑफर जनरेट हो गया जो कि बी ने बना दिया ए पे। अब ए का है कि ए एक्सेप्ट करता है कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि ए ने अगर आपको 20,000 रुपये का बोला है तो आप उसे 19,000 का बोल के हाँ भाई 19 का देगा क्या, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपने ऑफर को काउंटर कर दिया। इसे कहता है काउंटर ऑफर, ठीक है। चलो बढ़िया। दूसरा पॉइंट कह रहा है एक्सेप्टेंस मस्ट मेड ऑफ प्रेस्क्राइब, जो जिस प्रेस्क्राइब में जिस टर्म्स एंड कंडीशन में दिया हुआ है उसी टर्म्स एंड कंडीशन में आपको करना है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि अगर ऑफ़र बोला है कि भाई देख मैं तेरे को एक, जैसे सपोज करो वो जयपुर या कहीं और में रहता है, तो अगर दिल्ली से कोई बंदा ऑफ़र दे रहा है बाय मेल, ठीक है, किसके थ्रू, बाय मेल, बाय मेल ऑफ़र दिया कि क्या मेरी इतनी क्वांटिटी सामान है खरीदेगा, और अगर खरीदेगा तो अगर अपना एक्सेप्टेंस देना है तो मेल के थ्रू दियो, और उसने जो है लेटर लिख दिया, तो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस इनवैलिड माना जाएगा, क्योंकि कहा गया था ईमेल के थ्रू भेजने के लिए तो उसने लेटर भेज दिया। तो यहाँ इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं अगर कहीं छुपा हुआ है तो इसमें एग्जांपल क्या है कि एन ऑफर इज मेड टेकन शेयर इंडिकेशन इंडिकेटिंग दैट एक्सेप्टेंस टू कम बाय टेलीग्राम इफ़ एक्सेप्टेंस सेंड बाय ऑर्डनरी पोस्ट, ठीक है। अगर उससे कहा टेलीग्राम के थ्रू आप भेजो, लेकिन अगर एक ऑर्डनरी पोस्ट के थ्रू भेजता है तो इट इज़ नॉट एन एक्सेप्टेंस, इसे एक्सेप्टेंस नहीं कहा जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बता दिया। चलिए बढ़िया। तीसरा कह रहा है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, बिल्कुल जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफरी से। अब वही वाली बात है, कह रहा है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू the offerer to create a binding contract. Mental acceptance is not acceptance eyes of law. Mental में नहीं कहा ना कि हाँ मैंने तो माइंड में कर लिया था एक्सेप्ट, मैंने कुछ बोला नहीं, माइंड में एक्सेप्ट कर लिया, तो माइंड की चीज़ें यहाँ नहीं है, मेंटली यहाँ पर कुछ नहीं होगा। जैसे सपोज करो यहाँ पर लिखा है द मैनेजर ऑफ रेलवे कंपनी रिसीव अ ड्राफ्ट एग्रीमेंट, द मैनेजर रोट द वर्ड अप्रूव एंड पुट ड्राफ्ट एंड ड्रॉवर हिज टेबल। देखो वही वाली बात यहाँ पर ये हो गई कि अगर जब तक एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेट टू द ऑफर, ऑफर के पास अगर, और यानी जिसने ऑफर बनाया है ऑफरर, उसके पास अगर आपका एक्सेप्टेंस नहीं जाएगा तो कैसे कह देंगे कि भाई उसने एक्सेप्ट कर लिया। आप सपोज करो अगर ऑफर ने, ये जो ऑफरर था उसने अगर आपको कोई ऑफर दिया, अब यहाँ पर जो एग्जांपल था कि एक रेलवे मैनेजर था, उसको कोई चीज़ एक्सेप्ट करनी थी और बाय लेटर, तो उसने क्या किया, उस पर लिख तो दिया कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन वो लेटर पोस्ट करने के बजाय उसने अपने ड्रॉर में रख लिया। अब ये बताओ ड्रॉर में रखने से ऑफर को कैसे पता चलेगा भाई, ऑफर के पास जब तक बाय पोस्ट नहीं जाएगा तो वो कैसे मान लेगा कि सामने वाले ने ऑफर एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पर वही था कि तो बाय सम ओवर साइड द डॉक्यूमेंट रिमेन इन द ड्रॉअर एंड नेवर कम्युनिकेटेड, और वो जो है ड्रॉर में ही रखा रह गया, वो उसने जो है ऑफरर को भेजा ही नहीं, ऑफरर को लगा कि भाई चल ये तो सामान खरीदेगा नहीं, मैं किसी थर्ड को भेज दूँ, क्योंकि इसका तो अभी तक मेरे पास जवाब आया ही नहीं, और जवाब आएगा ही कैसे, क्योंकि उसने तो ड्रॉर में रख रखा है सामान। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये मेंशन हो जाता है कि भाई अगर आप कम्युनिकेट करोगे ऑफरर को तभी तो पता चलेगा कि ऑफरर को कि भाई तूने एक्सेप्ट किया है या नहीं किया, नहीं किया तो नहीं किया है। तो ये सारी कहानी इसमें मेंशन थी। इतना ज़्यादा डीपली में नहीं जाना है, जितना मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ उसके हिसाब से आपका बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। कह रहा है साइलेंस कैन नॉट बी प्रेस्क्राइब मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। भाई अगर साइलेंस हो, अगर आप चुप हो, तो वो एक तरीके से ऑफर एक्सेप्टेंस की कैटेगरी में नहीं आता। कह रहा है द ऑफर कैन नॉट फेम हिज ऑफर इन सच अ वे टू मेक अ साइलेंस टू इंटेंशन। आपसे कोई चीज़ पूछा जा रहा है और आप चुप हो, साइलेंट हो, तो कहीं ना कहीं ये ऑफ़र एक्सेप्टेंस नहीं माना जाए। अगर है तो मैंने अभी आपको बोला अगर ऑफ़र एक्सेप्ट है तो हाँ में जवाब दो, नहीं है तो ना में जवाब, साइलेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। साइलेंट को भी एक तरीके से इग्नोर ही माना जाता है। चलो बढ़िया। अगला है एक्सेप्टेंस मस्ट बी
गिवन विद इन अ टाइम ऑफ स्प्रिंग। अच्छा, अगर आपको बोला गया है जो कि मेंशन है, अगर आपको बोल दिया है कि एक्सेप्टेंस करने के लिए जो टाइम दी गई है उस टाइम के अंदर आपने एक्सेप्टेंस को करना है। अगर आप उसने टाइम के अंदर नहीं किया, मैंने कहा ना आपको, जैसे सपोज करो ऑफर ने आपको 5 दिन का टाइम दिया, अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो 5 दिन के अंदर ही अंदर एक्सेप्ट करके आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने 5 दिन के बाद जवाब दिया तो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाए, क्योंकि उसमें जो टाइम प्रेस्क्राइब करवाया गया है तो आपको उसी टाइम के अकॉर्डिंग जवाब देना पड़ेगा। अगर टाइम नहीं है उसमें मेंशन तो आपको जिस टाइम के अंदर अंदर देना है आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर टाइम मेंशन है तो आपको टाइम के अंदर ही देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। और कितने पॉइंट्स है? एक 6 पॉइंट कह रहा है देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस बिफोर द कम्युनिकेट टू द ऑफरी। मैंने अभी आपको ऊपर बताया ही था कि जब तक ऑफरर को पता नहीं चलेगा, ठीक है ना, जब तक ऑफरर को पता नहीं चलेगा, कह रहे देयर कैन नो एक्सेप्टेंस बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर। अब आपको पता ही नहीं है कि ऑफर क्या है और आप एक्सेप्टेंस दे दो तो ऐसा थोड़ी चलेगा। आपको पहले ऑफर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे लालमन शुक्ला के बारे में भी यहाँ दे रखा है एग्जाम्पल में कि लालमन को पता थोड़ी था कि मालिक ने ऐसा इनाम रखा है, उसे तो बाद में पता चला। तो बाद में पता चला तो बाद की चीज़ें अलग है कि आप फिर एक्सेप्टेंस लेके आ जाओगे, भाई मैंने तो ढूंढ लिया। ऐसा नहीं है, जब तक आपको ऑफर के बारे में पता ना हो आप एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते, ये इस पॉइंट में कहा गया है। ओके, उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल विल मीन एक्सेप्टेंस ऑल टर्म ऑफ द ऑफर। देखो, अगर आपको जो ऑफर दिया गया है उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन है आपको उस सारे टर्म्स एंड कंडीशन को मानना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से एक भी टर्म्स एंड कंडीशन को छोड़ नहीं सकते, ये एक इसमें कहा गया है। कह रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रपोजल विल मीन एक्सेप्टेंस ऑल टर्म्स ऑफ द ऑफर। ठीक है, अगर आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हो उसका मतलब आपने उसमें लिखी हुई सारी टर्म्स एंड कंडीशन को माना है। अगर आप उनमें से एक दो भी अगर आप कहते हो कि मैं ये नहीं करूँगा तो वहाँ पर वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, और वही ना कहीं आप पे केस भी किया जाएगा कि अगर आपने एक्सेप्ट किया तो आपने सारे टर्म्स एंड कंडीशन को क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि वो सारी चीज़ें भी उसी में थी। तो इसीलिए एक्सेप्टेंस जो है के अंदर आप जो भी देखें तो एक बार ढंग से चेक कर लें कि वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस में है सारी ठीक ठाक है या नहीं है। अगर आपको लगे कि भाई ये चीज़ तो मेरे को करना नहीं है और ये ऑलरेडी इसमें मेंशन है तो आप वहाँ पे रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये है आपका जो मैंने आपको बताया। तो ये पॉइंट आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर होते हैं। और ये देखो आधा घंटे का टाइम चला गया सिर्फ इन दोनों को समझाने के लिए। तो खैर आज की वीडियो इतनी ही होती है, इसमें आगे की कहानी में से, क्योंकि मैं अगर फटाफट सारी चीज़ें कराऊंगा तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ मैं, और हाफ एन आवर की भी वीडियो बन रही है तो इतना कोई वो नहीं है। आपको उसने कितना एक्सप्लेनेशन के साथ समझाना पड़ रहा है, इसीलिए जो है वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही है। तो अगली क्लास में मैं इससे आगे की बारे में बताऊँगा कि रेवोकेशन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ है रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। ठीक है, तो हम रेवोकेशन, ये मोड ऑफ रेवोकेशन का मतलब होता है तोड़ देना। तो अगली क्लास में हम यहाँ से ही पढ़ेंगे कि रेवोकेशन कब कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बाकी इससे पहले कि जो भी पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं या जो मैंने बताए हैं उसे आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लें, ताकि आगे से जब हम इसको पढ़ाएं तो उससे आगे के आप नोट्स इसी के साथ लिखते चलें। तो आज की क्लास यही ख़त्म होती है। अगर आप नए हो तो यार चैनल सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में भी ये शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, मेरा टारगेट है आपको 75% लाना, और ये 75 तभी मुमकिन हो सकता है जब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली सेशन में जिसमें हम आपको और कुछ चीज़ें समझाएंगे। चलिए तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें।